हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड स्पीकिंग की ऑनलाइन कोर्स में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में। ये देखिए, वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश नहीं बोल पाता या थोड़ी सी इंग्लिश बोल लेता है, स्पीड कम है उसकी, या इंग्लिश को बोलने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, या अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकता है। देखिए, इसमें मैंने कैटेगरी नहीं बनाई है स्टूडेंट्स की। हमने स्टूडेंट्स को वो देना चाहा है, हो सकता है आपको पहले से पता हो, आपने कहीं पर पढ़ा हो, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ ये कंफर्म है, आप मान के चलो कि ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। ये उस नॉलेज का पार्ट है जो पिछले 10-11 ईयर्स में मुझे एज ए टीचर मैंने जो गेन किया है, प्राप्त किया है, उससे हमने सिलेक्ट करके बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए चूज़ किया। मैंने बहुत सारे वीडियोस को इंग्लिश में बनाया, लेकिन ना मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है। एक सीधी सी बात है, जिनको इंग्लिश अच्छे ढंग से बोलना आता है वो वीडियोस को क्यों देखेंगे। इसलिए मैंने इसमें हिंदी को ही लेकर एक वीडियो बनाए हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि और जैसे आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, जैसे आपने कहा कि सर इंग्लिश बोलते वक्त प्रॉब्लम होती है, स्पीड कम है, या इंग्लिश मैच्योरिटी के लिए क्या किया जाए, तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसके लिए अपना पर्सनली एक आपको बना के वीडियो दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उस पर आगे चल के धीरे धीरे आसानी हो जाएगी हमें आपको। ओके, सो वर्क कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग बेसिक पे। आपका आज का बेसिक्स क्या है? आपको आज जानना है कि इंग्लिश है क्या, क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें शुरुआत में सीखना चाहिए या हमने जो अभी तक नहीं सीखा है। देखिए, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये एक वैश्विक भाषा है। आज लगभग आप मान लीजिए कि यूनिवर्स में जितने भी ये कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ को छोड़ के लगभग कंट्रीज़ ने इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया है। आज आप देखते होंगे हर चीज़ को जो आपको इंग्लिश में ही मिलती होगी। अब ये मान के चलना आपको होगा कि आने वाले टाइम में, आज भी आई थिंक करंट में भी देख लीजिए आप, इंग्लिश के बिना कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा है। हम बात करते हैं बेसिक्स की। इंग्लिश में बेसिक क्या है? इंग्लिश में सबसे छोटा यूनिट जो होता है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इंग्लिश में आता है लेटर। लेटर को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। इन्हीं से पूरे इंग्लिश आगे चल के, इन्हीं से वर्ड बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इससे बनती हैं। अब ये लेटर जो हैं 26 हो गए। इन्हीं लेटर्स का एक नाम और है। जब हम इन्हें 26 करके अलग अलग गिनते हैं तो हम इन्हें लेटर्स कहते हैं या वर्ण अक्षर बोलते हैं। जब इन 26 को हम मिला देते हैं तो इनका नाम हो जाता है अल्फ़ाबेट्स। यस, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा आपसे कि एक टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं। अब सोचिए 11 क्या है? प्लेयर्स। टीम तो सिंगल है। सेम एज 26 जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं, उनके ग्रुप का नाम होता है अल्फ़ाबेट्स। अब कोई कहे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो हम गलती से ना कहें 26 होता है। 26 नहीं, ये तो ग्रुप का नाम है, वो एक होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं वॉवेल, जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं। यही मात्रा भी होते हैं। जैसे हिंदी में अ से लेके यह तक है, सेम एज इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं। कुछ सिचुएशन में वाई को भी हम एक सेमी वॉवेल, मतलब वॉवेल की तरह सेम होता है, मानते हैं। जब ये वाई वर्ड्स के लास्ट में आता है जिसमें वो ई का उच्चारण करता है, जैसे बेबी, लेडी, क्रेजी, इन सब में, तो वाई को भी हम मानते हैं सेमी वॉवेल। फिर आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दीजिए आप, जो बच जाता है वो कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स के पार्ट हो गए। अब सोचिए,
इसके बाद आता है वर्ड। लेटर्स को आपस में जोड़ने पर, जैसे लेटर्स में हमने ले लिया RAT को हमने जोड़ दिया, रैट बन गया। तो रैट एक वर्ड है। अच्छा, वर्ड क्यों है ये? क्योंकि रैट के पास एक मीनिंग है। जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं और जो बनता है उसमें कोई मीनिंग होनी चाहिए तो वो वर्ड होगा। अगर उसकी मीनिंग ना हो तो वो वर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए RAT को हम थोड़ा उल्टा जोड़ें, ART कर दें, तभी वो वर्ड होगा। आर्ट, TRA कर दें, TRA ट्रा, नहीं होगा। मतलब लेटर्स तो 3 उसमें भी हैं लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए वो वर्ड नहीं होगा। वर्ड की डेफिनेशंस होती है, अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ मीनिंग। ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेज़। वर्ड के बाद फ्रेज़। देखिए, वर्ड के बाद वैसे लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं, लेकिन सेंटेंस अगली का ही नहीं है, उसके पहले फ्रेज़ आता है। फ्रेज़ क्या है? फ्रेज़ की डेफिनेशन होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ पार्ट ऑफ सेंस नॉट अ कंप्लीट सेंस। मतलब ये भी शब्दों का समूह होता है। इसे हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। फ्रेज़ को वाक्यांश, ये शब्दों का समूह होता है लेकिन ये पूरी सूचना या जानकारी नहीं देता। ये एक टुकड़ा, जानकारी का एक टुकड़ा ही देता है। जैसे मैंने कहा, उसने मुझे अपने घर पर रविवार को बुलाया, तो रविवार को लास्ट में इंग्लिश में देखिए, ही प्लेस ऑन द रोड। ऑन द रोड ये फ्रेज़ है। ही लिव्स बिसाइड माई हाउस, बिसाइड माई हाउस, बिसाइड माई होम जो भी है, तो बिसाइड माई होम फ्रेज़ है। तो ये एक वाक्यांश है, टुकड़े हैं जो एक प्रीपोजिशन से बन जाते हैं और ये भी 2-3 शब्दों से बनते हैं। तो फ्रेज़ के बाद आता है क्लॉज। क्लॉज की हिंदी होती है उपवाक्य। क्लॉज भी सेंटेंस की तरह होता है लेकिन सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देने वाला होता है और क्लॉज के पास उसका खुद का सेंस पूरा नहीं होता। जैसे किसी ने कहा कि मैं जौनपुर जाता हूँ और वह इलाहाबाद जाता है। अब सोचिए, और वह इलाहाबाद जाता है, ये टुकड़ा सेंस को पूरा नहीं कर पाता, डिपेंड होता है, दूसरे पार्ट चाहिए उसको। किसी भी सेंटेंस में अगर आप एक पार्ट को निकाल लो और वो अकेले अर्थ न बना पाए, दूसरे पार्ट की नेसेसरी उसको हो, आवश्यकता हो, तो वो क्लॉज ही होगा। जो अकेले अर्थ बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, उन्हें दूसरा भाग भी चाहिए होता है जिससे वो पूरा अर्थ निकाल सकें, इन्हें हम क्लॉज कहते हैं, इन्हें हम उपवाक्य कहते हैं। फिर देखिए आता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस is called a sentence. It starts with a capital letter and ends with a full stop. मतलब शब्दों का वह समूह जो एक पूरी जानकारी या सूचना देता है, जिसकी शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है और अंत उसका एक फुल स्टॉप से होता है, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का मतलब पूरा सेंस देने वाला। जैसे मैंने कहा, वह एक गरीब किसान है। सेंटेंस को सुनने के बाद जानकारी मिली उसकी किसान होने की या गरीब होने की, तो जो जानकारी पूरी देता है उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो यही है ग्रामर के बेसिक्स। इसी सेंटेंस को आपको डिटेल में पढ़ना होगा आगे चल के। सेंटेंस के पार्ट्स को, पार्ट में आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। कभी कभी ग्रामेटिकली पार्ट इसके लंबे होते हैं। जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट में बांटते सेंटेंस को, फिर सब्जेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के 4 पार्ट होते हैं। अगर आप चाहते हैं उसको डिटेल में पढ़ना तो मुझे मैसेज करना आप इसके बारे में, मैं आपको उसको बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद आता है आपका इसी सेंटेंस में आगे चल के आप जब पार्ट करते हो तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ना होता है। सब्जेक्ट में आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, जो एक्शंस को करने वाले सब्जेक्ट। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए, मेल्स के लिए, ठीक है। शी फीमेल के लिए, वह। और इट होता है मीन्स यह होता है। इट होता है यूज़ दोनों सेंस में, मतलब लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों में। फिर आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप या तुम, वी मीन्स हम होता है, दे मीन्स वे होता है। ये आपके बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स हैं। और भी सब्जेक्ट्स के तरह पे यूज़ होते हैं, जैसे देयर हो गया, इनको भी यूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पे।
फर्स्ट प्लेस पर यूज़ करने के लिए दिस दैट दिस दोस भी आता है, लेकिन ये इंडिकेटिव प्रोनाउन में आते हैं, ये दिखाते हैं चीज़ों को, काम नहीं करते। तो ये बेसिक्स थे सेंटेंस के। जब आप पढ़ेंगे वर्ब को तो डिटेल पढ़ेंगे आप, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मेन वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो वर्ब की हेल्प करती हैं, या जो बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बीच में कनेक्ट करने के लिए आती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स में जो एक्शंस हम करते हैं, खाना पीना आना जाना, वो सब चीज़ें एक्शंस में आते हैं। आप जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, तो आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में दो होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग निर्जीव लोग आते हैं, इनडायरेक्ट में सजीव लोग आते हैं, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक्स।